गुड इवनिंग एवरीवन। तो सेनको गोल्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली मैं पहले पूरे पीपीटी के साथ वीडियो बना रहा था, बट उसमें कुछ इशू हो गया था। तो बट हाँ, तो ऐसे ही शुरू करते हैं, कोई इशू नहीं है। सो सेनको गोल्ड का क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अगर आप देखेंगे तो टॉप लाइन में उनकी लगभग 30-35% की ग्रोथ है। और अगर आप एबिटा मार्जिन्स देखोगे तो वो भी आप अराउंड 10% के आसपास हैं। जनरली सेनको गोल्ड का इस तरह का एबिटा मार्जिन्स नहीं रहता है। अगर आप अब इनका जनरल ट्रेंड देखोगे तो एबिटा मार्जिन इनके 7.5% के आसपास आते हैं। लेकिन अगर FY25 में देखोगे तो अराउंड वो 5.9% के आसपास इनके एबिटा मार्जिन थे। ऐसा क्यों था? इसका एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि इनका जो वो कस्टम ड्यूटी का इम्पैक्ट था, जो कि जुलाई अगस्त के आसपास आया था। तो उसके कारण इन कंपनियों मतलब ज्वेलरी कंपनीज की, ज्वेलरी सेक्टर में जितनी भी कंपनियाँ हैं, सबका मार्जिन पर प्रेशर पड़ा था। तो जो इनका नंबर है 30% का जो नंबर है, वो हमें इस कंटेक्स्ट में देखना चाहिए कि लास्ट ईयर क्वार्टर 1 में जनरल इलेक्शन और हीट वेव्स, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो वहाँ पे ऑन अ लोअर बेस एक बहुत अच्छा नंबर आपको रिपोर्टेड दिख रहा है। ऑल दो डिस्पाइट, ठीक है, वो कह सकते हैं हम लोग कि उस बारे में, बट अगर देखेंगे फिर भी जो इनका नंबर है काफ़ी अच्छा ही हमें दिख रहा है। क्योंकि ये इवन कंपेरेबल टू कल्याण और बाकी जो अच्छे डोमिनेटिंग प्लेयर है, उन सबसे कंपेरेबल ही है। तो ये तो इनका क्वार्टर 1 का नंबर देखेंगे। और एट द सेम टाइम अगर आप किसी भी ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी को एनालाइज करते हो, ज्वेलरी या फिर इन जनरल किसी रिटेल कंपनीज को आप देखते हो, तो एक जो पैरामीटर होता है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का, मतलब जो हमारे पुराने स्टोर्स है उस पर किस तरह का आपको नई कस्टमर की फुटफॉल्स दिख रही है, वो एक उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर आप उस पैरामीटर को भी देखोगे तो सेनको गोल्ड का अराउंड 19.6 और 20% के आसपास उनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नंबर है। मैं एग्जैक्ट नंबर देख लेता हूँ। हाँ, इनका 19.6% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा है। ये हमें ये दर्शाता है कि जो इनके पुराने स्टोर्स हैं वहाँ पे भी फुटबॉल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कई सारे आप रिटेल कंपनीज देखोगे जो अपैरल सेक्टर में है, जैसे कि आपकी एक कंपनी नाम लेता हूँ, उसका नाम है गो फैशन। वहाँ पे हार्डली 1-2 पॉइंट का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होता है। तो दैट मीन्स अगर आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कम है तो वो शो करेगा कि भाई आपका जो दुकान है वो एक्चुअली वहाँ पर चल नहीं रहा है। ठीक है। एक और पैरामीटर जो ज्वेलरी सेक्टर की कंपनियों को लिए इंपॉर्टेंट होता है वो स्टड रेशियो होता है। स्टड रेशियो क्या होता है? तो जनरली जो आपकी जो डायमंड गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है वो 22-24 कैरेट्स की होती है। अगर आप उन पे देखोगे, सिंस गोल्ड एक बहुत ही मैलेबल प्रोडक्ट है, मतलब लचीला मेटल होता है, तो 22 कैरेट पे आपको गोल्ड की जो स्टडिंग होती है वो नहीं हो पाती है। इसीलिए उसको जनरली आप देखेंगे तो लोअर कैरेट पे किया जाता है। अब जब आप लोअर कैरेट करते हैं तो गोल्ड की जो कंटेंट है वो कम यूज़ हो रही है, इसीलिए, और उस पर डायमंड लगा दिया आपने, तो इसलिए जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो मार्जिन्स होती है वो ज़्यादा, बहुत मतलब ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द प्लेन गोल्ड ज्वेलरी। तो अगर आप सेनको को देखोगे तो क्वार्टर 4 से अगर आप क्वार्टर 1 में कंपेयर करोगे तो इनका जो स्टडेड पोर्शन है वो 9.5% से अराउंड 11.6% हुआ है। दैट मीन्स पूरे रेवेन्यू का 11.6% इनकी स्टडेड ज्वेलरी से आती है। तो वो भी एक कारण है इनका एबिटा मार्जिन बढ़ने का, तो जो कि एक अच्छा पॉइंट है इनके लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, एक और चीज़ अगर आप देखेंगे तो सेनको गोल्ड जो है वो एक 4th जनरेशनल कंपनी है। तो अभी जो है इनके मिस्टर शुभांकर सेन है वो इस कंपनी को चलाते हैं। जैसे हमने डीपी आभूषण में देखा था कि वो 5th जनरेशन कंपनी है। इवन अगर आप देखेंगे RBZ है वो भी आपकी 3rd-4th जनरेशन कंपनी है। इवन जो PN गडगिल है उसका भी 150 साल की लेगेसी है। तो ये सारे जो रीजनल ब्रांड्स हैं और धीरे धीरे अभी एक्सपांड करने का देख रहे हैं, अपना IPOs ला रहे हैं, पैसे उठा रहे हैं और ये एक्सपांड कर रहे हैं। तो ये भी दर्शाता है कि जो ज्वेलरी सेक्टर है उसमें ओवरऑल डिमांड का ट्रेंड किस तरह से चल रहा है। हाँ, अगर आप इनके जो टोटल स्टोर्स देखोगे अभी, अगर तो ये अराउंड 189 के आसपास स्टोर्स हैं, जिसमें से अराउंड 75 स्टोर्स जो है वो फ्रेंचाइज मॉडल पे हैं। जो इनके जो फ्रेंचाइज स्टोर्स होते हैं वो जनरली आपके Tier 2 Tier 3 सिटीज़ पे रखते हैं। अब ये फ्रेंचाइज वाले स्टोर्स ये लोग Tier 2 Tier 3 सिटीज़ पे क्यों रखते हैं? तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक रैपिड पेस में एक्सपांसन करने के लिए ये लोग कोशिश करते हैं कि भाई हम उन जगहों में जाके अपना स्टोर्स लगाते हैं। अब जो बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं जैसे दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, तो यहाँ पे अपने जो खुद की कंपनी और ऑपरेटेड स्टोर्स ये लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? यहाँ पे ये लोग बेसिकली उसको एज शोकेस करते हैं अपना, तो वहाँ पे बेस्ट इन क्लास अपने शोरूम्स बनाते हैं। तो जनरली एक्सपांसन के लिए फ्रेंचाइज मॉडल यूज़ होता है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रैपिड एक्सपांसन हो सकता है और रेवेन्यू शेयर मॉडलिंग पे काम करते हैं। और जब आप फ्रेंचाइज मॉडल बनाते हो तो आपका जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट होता है वो भी कम होता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिंस आपका केपस लग नहीं रहा है, तो अगर आप देखेंगे, लेकिन आपको जो मार्जिन है मतलब एबिटा साइड में, वहाँ पे तो आपको मार्जिन शेयर करना पड़ रहा है।
जो फ्रेंचाइजी है आपकी उसके साथ, तो आपके एबिटा पे थोड़ा इम्पैक्ट दिखता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप पैट लेवल पे देखोगे तो वहाँ पे सिंस आपका फिनांस कॉस्ट और डिप्रिसिएशन कॉस्ट कम हो जाता है, तो पैट मार्जिन पे बूस्ट होता है। तो अल्टीमेटली देखेंगे तो आप उसका उतना इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। एट द सेम टाइम ये लोग एक फास्ट पेस पे एक्सपांड भी कर पाते हैं। तो ये तो इनका बिजनेस मॉडल के बारे में बात हो गई। अब जनरली ये लोग टारगेट जो करते हैं एक्सपांसन का अपना, जनरली इनका टारगेट रहता है कि हर साल ये लोग 18 से 20 जो स्टोर्स हैं ये जोड़ेंगे। तो लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो इनका 175 स्टोर्स था पूरे फाइनेंशियल ईयर्स में। इस साल Q1 में इन्होंने 10 स्टोर्स खोल दिए हैं। अब 10 का जो बाइफर्केशन है, 5 स्टोर्स इनके कोको मॉडल पे हैं और जो बचे हुए 5 स्टोर्स हैं वो फोको मॉडल पे हैं। उसमें से एक स्टोर इनका सेनेस वाला ब्रांड है। सेनेस वाला ब्रांड क्या है, जहाँ पे ये लोग अपने लेदर्स, लैब डायमंड्स और परफ्यूम्स बेचते हैं। तो ये अगर देखेंगे तो हाई एंड एरियाज़ में खोलते हैं, जैसे कि कोलकाता एयरपोर्ट पे है ये सेनेस का इनका जो आउटलेट है। सिमिलरली ये दिल्ली वगैरह में भी इनके आउटलेट्स खुले हुए हैं। ओवरऑल आई थिंक 6 to 7 आउटलेट्स हैं सेनेस के। हाँ, तो ये हो गया। अब मैन्युफैक्चरिंग, अब एक और आप देखेंगे ना, जो गोल्ड कंपनीज होती है, तो इंडिया सिंस इतना बड़ा कंट्री है तो हर जगह जो कल्चरल के अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते हैं। तो अगर आप देखेंगे वेस्टर्न साइड में तो जैसे RBZ वाला हो गया, फिर PN गडगिल हो गई, या फिर इवन DP आवासन हो गया, तो इनके जो कस्टमर की जो प्रेफरेंसेस है वो एक अलग होती है एज़ कम्पेयर टू व्हाट इज़ द प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंपनी लाइक सेंको गोल्ड। तो जो जैसे कि अगर आप RBZ देखोगे तो वो जनरली पटेल कम्युनिटी हो गई, सिंधी कम्युनिटी हो गई, मारवाड़ी कम्युनिटी, बनिया कम्युनिटी हो गई, उनको सर्व करते हैं। RBZ जो है वो प्राइमरी एक ब्राइडल ज्वेलरी में जाता है। वैसे सेंको गोल्ड जो है ये जनरली आपकी जो स्मॉलर टिकट साइजेस होते हैं, मतलब कहने का मतलब जो 9 कैरेट्स वगैरह होती है उनके लिए ज़्यादा सर्व करता है। तो इसलिए जो उनकी एवरेज टिकट साइज़ भी होती है वो भी अराउंड 50-60 थाउजेंड के बीच में रहती है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करोगे PN गडगिल से या फिर आपकी DP आभूषण से, तो वहाँ पे जो एवरेज टिकट साइज़ है वो ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जब हम कंपनी को देखते हैं ना, तो सिर्फ एक ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी ऐसे ही नहीं देखना है, किस रीजन में सर्व कर रही है, उसके क्लाइंटल्स कैसे हैं और किस तरह का प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो अगर आप सेंको गोल्ड को देखोगे तो इनका जो डोमिनेशन है एक लाइट वेट ज्वेलरी में काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो अब ये सिंस ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड कंपनी है तो इनके जो कारीगर्स वगैरह होते हैं उनको इस मार्केट के बारे में पता है कि भाई किस तरह की कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस है। तो इसीलिए जो इनके कारीगर्स हैं हावड़ा के आसपास इनका वो जॉब वर्क का काम होता है। और जगह का नाम बता रहा हूँ आपको, अंकुर हाटी नाम की जगह है हावड़ा में। तो वहाँ पे इनके लोकल कारीगर्स हैं जिनसे इनका बहुत पुराना कोलैबोरेशन रहता है। तो इस तरह से इनके प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग होती है ना। सो इनके मैंने शोरूम्स की बात कर ली है। हाँ, तो अभी जो इनके जो शॉप्स खोलते हैं वो अलग अलग प्रकार मतलब टाइप से खोलते हैं और सभी में जो एवरेज टिकट साइज़ होती है वो अलग अलग होती है। जनरली जो इनका जो शोरूम होता है वो क्लासिक मॉडल पे होता है, जिसमें और इनके हाउस ऑफ सेंको वाला ब्रांड है जहाँ पे एक तरह से पूरा कॉम्प्रिहेंसिव, पूरा ब्राइडल हो गया, लाइट वेट ज्वेलरी हो गई, डायमंड के स्टडेड पोर्शन हो गया, ये सारे बिकते हैं। तो ये वाला पॉइंट है। अब ये लोग और अपने बिजनेस में कर क्या रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे इनका, हाँ मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अब हम आते हैं इनके जो एबिटा मार्जिन से ये इतने रैपिड वे में इस पर्टिकुलर क्वार्टर में एक्सपांड किया हुआ है। इसके 3-4 कारण हैं। पहला तो इन्होंने बोला है कि जो इनकी जो डायमंड सेल्स है, डायमंड ज्वेलरी का सेल्स है, उसमें देखोगे तो आप जो वॉल्यूम ग्रोथ है, मतलब कितने क्वांटिटी में डायमंड की ज्वेलरी और ज़्यादा बिकी है, तो उसमें 30% का ग्रोथ है। और अगर आप उसमें देखोगे वैल्यू ग्रोथ तो अराउंड 50% का ग्रोथ है। तो ये दिस इज, और जब ये डायमंड की ज्वेलरी बढ़ी है तो बाय डिफॉल्ट इनका एक्सट्रा रेट भी बढ़ गया है, जैसे कि हमने बात किया था 11.5% के आसपास हो गया है। तो ये एक मेजर कारण है जिसने इनके जो एबिटा मार्जिन से उसको बूस्ट किया है। दूसरा, अगर आप रीज़न देखोगे तो इनका एक और, जैसे ये इन्होंने कहा है कि कुछ कुछ गोल्ड माइंस, मतलब उन्होंने गोल्ड माइंस जो डायमंड माइंस है वो कुछ डायमंड माइंस क्लोज हुई हैं। तो ये लोग फोरकास्ट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि डायमंड के प्राइसेस में थोड़ा सा अप्रिसिएशन होगा। जब डायमंड के प्राइस अप्रिसिएशन होंगे तो जो रियलाइजेशन होगा इनका उन डायमंड ज्वेलरी पे तो वो भी बढ़ेगा। एक तो वो कारण हो गया। तीसरा, इन्होंने बोला है कि जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इनका जेम्स और जो सिल्वर वाला सेगमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और चौथा पॉइंट जो है, इनकी जो हेजिंग फिलॉसफी होती है, यहीं पे हम लोग हेजिंग और इन्वेंटरी के बारे में बात कर लेते हैं। जो इनकी हेजिंग फिलॉसफी, ये लोग क्या करते हैं, मतलब जब गोल्ड के प्राइसेस स्टेबल होंगे तो ये अपनी हेजिंग का जो परसेंटेज है वो कम कर देते हैं। मतलब अगर जब मार्केट में फ्लक्चुएशंस है तो ये अपनी हेजिंग 80-90% के आसपास ले जाते हैं। बट अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर जब FY25 एंड हो रहा था तो लगभग 30% के आसपास गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए थे। पिछले कुछ महीने में गोल्ड के प्राइसेस स्टेबलाइज हुए हैं अराउंड 91 लाख के आसपास। तो इन्होंने जो हेजिंग का परसेंटेज है उसको भी कम कर दिया है, 55-60% के आसपास किए हैं। अब जब आप हेजिंग कम करोगे तो इनको क्या हो रहा है ना,
रियलाइजेशन गेंस मिल रहे हैं। मतलब अपनी, जैसे कि मैंने डीपी ऑप्शन वाले वीडियो में भी समझाया था कि वेटेड एवरेज से इनकी इन्वेंट्री डिसाइड होती है। तो ये लोग अपना हेजिंग का परसेंटेज कम कर दे रहे हैं, तो हेजिंग कॉस्ट जो है इनका वो कम हो जा रहा है, तो इनके जो हेजिंग गेंस इनको मिल जा रहे हैं। तो इसके कारण एक जो पार्ट ऑफ हेजिंग का जो पैसा बचा वो इनके इबिटा पे आके बूस्ट हो गया है। तो अगेन ये देखेंगे तो ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। तो यहाँ पे यही मेरा पॉइंट पिछले क्वार्टर में भी था जब मैंने इनको डिस्कस किया था, और इस क्वार्टर में मेरा मेरा थॉट प्रोसेस यही है कि जो सेंको गोल्ड है, जब गोल्ड के प्राइसेस स्टेबल होंगे ना, तो वहाँ पे इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इनकी हेजिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन जहाँ गोल्ड के प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आएगा तो इनको हेजिंग पे कई बार लॉसेज भी सहने पड़ेंगे और इनका हेजिंग का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो उसी कारण जो इनका एबिटा है वो पूरा अफेक्ट हो जाता है। जैसे कि आप लास्ट क्वार्टर में देखिए, लास्ट क्वार्टर में कितना गंदा इनका रिजल्ट आया था। मतलब जो पैट है वहाँ पे एकदम पूरा ही बहुत ही ख़राब रिजल्ट था। तो एक यही कारण है अब इसी में क्या होता है ना, अगर आप देखेंगे जो इंडस्ट्री के बाकी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि टाइटन हो गया या फिर कल्याण है, तो वहाँ की जो हेजिंग देखेंगे तो वो कंसिस्टेंट है, अराउंड 90%, 80-90% के आसपास वो लोग, और इवन मोर देन 90%, तो उसके अराउंड हेजिंग रहती है। तो व्हाट माई पॉइंट इज़, और इवन जो इंडस्ट्री के बाकी एनालिस्ट का भी पॉइंट है वो यही होता है कि जब आपने एक गोल्ड की कंपनी खोली है तो आपका थॉट प्रोसेस क्या है, लाइक व्हाट इज़ योर एम इज़ टू सेल द ज्वेलरी प्रोडक्ट्स, नॉट गोइंग इनटू द हेजिंग पार्ट। सो कई लोगों ने इनको कहा है कि आप अपनी हेजिंग फिलॉसफी को चेंज कीजिए, और ये मैं भी मानता हूँ कि मतलब द आइडिया इज़ कि आप ज्वेलरी की कंपनी है तो आप ज्वेलरी को सेल कीजिए ना, तो आप हेजिंग पे इतना क्यों करते हो। तो ये दिस इज़ ए कंसर्न है, मतलब दिस इज़ व्हाट आई फील। हाँ, तो ये हो गया। हाँ, एक और चीज़, हाँ एक और चीज़ जो इवेंटा मार्जिन को इनको बूस्ट कर रहा है वो ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी है। मतलब जब आप कोई बाहर से गोल्ड लेके दे रहा है तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो बेसिकली इनको ये तो गोल्ड जो प्रोक्योरमेंट हो गई वो बहुत ईजी रेट पे हो गई, और साथ में जब वो लोग गोल्ड को, मतलब गोल्ड की जो कॉस्टिंग होती है वहाँ पे भी कुछ इनको मार्जिन एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो वो भी वहाँ से भी इनका जो कॉस्ट होता है वो बचता है ओवरऑल गोल्ड का। तो ये 3-4 कारण हैं जिसके कारण इनका एबिटा मतलब बढ़ा है इस क्वार्टर में। तो इसीलिए, और हाँ इनका अराउंड 36% जो है ये ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी से आता है। तो ये हमें क्या दर्शाता है, अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर या फिर पिछले 1-2 साल में देखोगे तो पहले इनका ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी का जो परसेंटेज था वो 25% था, अभी ये बढ़ के 36-40% के आसपास हो रहा है। ये हमें क्या बता रहा है, मतलब जो लोगों ने कहीं और से ज्वेलरी खरीदी है वो इनके सैनको में लेके आ रहे हैं और वहाँ पे वो ज्वेलरी दे रहे हैं और बदले में नया सोना खरीद रहे हैं। दैट मीन्स दे आर बेसिकली कैप्चरिंग द मार्केट शेयर। तो ऑल्दो ये जो ग्रो का अपना गाइडेंस देते हैं वो 18 से 20% के आसपास देते हैं, बट इसके बावजूद भी ये लोग अभी तो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। ऑल्दो जो कल्याण वगैरह है वो और भी फास्टर रेट में मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सैनको भी मार्केट शेयर गेन नहीं करेगा। इसको मैं नुवामा से कनेक्ट करता हूँ, तो नुवामा के कॉन कॉल में उन्होंने यही कहा है, बस 1 मिनट। तो जैसे कि मतलब वहाँ पे भी अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज में शिफ्ट हो रहा है, तो आने वाले डिकेड में जो प्लेयर्स कम भी ग्रो करेंगे तो वो भी मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे उन बाकी लोगों से। तो वही गेम यहाँ पे भी हो रहा है। तो सैनको डिस्पाइट नॉट गेनिंग दैट मार्केट शेयर एज कम्पेयर टू कल्याण एंड अदर प्लेयर्स, बट इट इज़ स्टिल डूइंग मच बेटर दैन द ऑर्गेनाइज प्लेयर्स। तो कहीं से तो और अनऑर्गेनाइज का तो कहीं पर तो मार्केट शेयर जाएगा ना। तो ये तो मैंने हेजिंग की बात कर ली, इनका प्राइसेस के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके कुछ गाइडेंस वगैरह के बारे में। तो जो इनका एबिटा पे देखोगे तो इन्होंने वही बोला है कि 7 से 7.5% के आसपास हमारा, नहीं सॉरी 6.8 से 7.2% के आसपास इनका एबिटा मार्जिन रहेगा, और जो पैट है वो 3.7 से 4% के आसपास रहेगा। और तो इस क्वार्टर में इनका एबिटा अराउंड 10% गया था, बट अगेन दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल। जैसे कि मैंने 3-4 पॉइंट्स बोले थे, वो तो कोई मतलब आप इन्वेंट्री पे गेंस ले रहे हो तो वो तो सस्टेनेबल नहीं है ना। जैसे जैसे गोल्ड प्राइसेस चेंज होगी वो तो चेंज होता जाएगा। अब एक जो और एक और चीज़, हाँ इन्होंने स्टोर्स तो 10 स्टोर्स तो खोल लिए इन्होंने। तो देखा जाए तो इन्होंने क्वार्टर वन में 10 स्टोर्स खोल लिए हैं। तो लॉजिकली अगर आप देखेंगे तो पूरे तो फाइनेंशियल ईयर में इनको मतलब 20 से ज़्यादा स्टोर्स खोलने चाहिए, बट अगेन इन्होंने जो गाइडेंस है अपना वो उसी के आसपास रखा है कि हम कंजर्वेटिवली अपने 18 से 20 स्टोर्स खोलेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कितना रेट ऑफ इंक्रीज़ हुआ है स्टोर्स का, स्टोर एक्सपांसन रेट क्या हुआ। तो ये तो अराउंड आपका लास्ट ईयर 175 था, उस पर आप 18 से 20 स्टोर्स खोलिए तो अराउंड 10-12% के आसपास आया। जहाँ पे पी.एन. गडकरी जैसा प्लेयर वो 30-40-50% के आसपास स्टोर्स एक्सपांसन कर रहा है। इवन डी.पी. आउटसन है वो भी इसी रेट पे ग्रो करने के दिख रहा है। कल्याण है वो इस साल आई थिंक 90+80 170 स्टोर्स खोलेगा। तो जिस रेट पे बाकी कंपनियां स्टोर्स एक्सपांड कर रही है, तो ये कंपनी कहती है कि वी आर कैचिंग द लो हैंगिंग फ्रूट्स। तो मुझे उतना एग्रेसिव नहीं लगता है, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन।
सो ये सारी बातें मैंने कर ली। अब हाँ, डिमांड सिनेरियो कैसा है, तो गोल्ड के प्राइसेस तो बढ़ गई है, सबको पता है। तो इसके बेसिस पे अब अगर आप देखेंगे, ये भी अगेन इंटरेस्टिंग है, इंडिया की अलग अलग रीजन्स पे आप देखेंगे ना, जो डिमांड का ट्रेंड है वो अलग अलग है। जैसे कि आरबीजेड ने क्या बोला, उन्होंने भी रिटेल सेगमेंट में डिमांड में प्रेशर फेस किया है। मैं आरबीजेड पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। पीएन गडकरी में आपको डिमांड का कोई इशू नहीं दिखेगा, ठीक है। सेनको में देखेंगे तो इनको डिमांड का इशू दिख रहा है, ऑल्दो डायमंड वाला सेगमेंट इनके लिए बहुत अच्छा किया है, बट स्टिल दे आर फेसिंग द डिमांड इशू। अब Q2 के लिए ये लोग क्या कह रहे हैं कि लास्ट ईयर जून जुलाई में आपका ड्यूटी कट हुआ था, तो वहाँ पे एक डिमांड को बूस्ट हो गया था, तो वो एक हायर बेस हो गया आपका। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम जो Q2 देख रहे हैं वो हम थोड़ा म्यूटेड देख रहे हैं, उसमें 16 से 18% के आसपास की ग्रोथ देख रहे हैं, मतलब लोअर देन इट्स गाइडेंस। ऑल तो Q1 में 30% का ग्रो किया है, बट Q2 में तो ये लोग कम ही देख रहे हैं ना। एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो ये लोग तो आगे Q3 के बारे में सोच रहे हैं, मतलब इनके लिए Q2 इज जस्ट, मतलब देखते हैं रिजल्ट्स कैसा आता है, बट ये लोग प्रेजेंटली Q2 के बारे में ना सोचे Q3 के बारे में सोच रहे हैं। एंड दे आर होपफुल ऑफ द अपकमिंग फेस्टिवल सीजन। हाँ, तो मुझे मतलब ये पॉइंट उतना अच्छा नहीं लगता है। क्यों? बिकॉज बाकी जो प्लेयर्स हैं वो, मतलब जैसे इस अभी जो Q2 होगा उसमें आपका सावन सीज़न हो गया, श्राद्ध वगैरह होंगे, तो ये सारी चीज़ों को देख के, नवरात्रि वगैरह आएगा, गणेश चतुर्थी आएगा, तो ये सारी चीज़ों को देख के, ऑल्दो कोलकाता का मार्केट गणेश चतुर्थी वाला मार्केट नहीं है ना, तो वो तो मार्केट का भी इफेक्ट पड़ जाता है, बट स्टिल मुझे इस तरह की कमेंट्री अच्छी नहीं लगती है। तो ये सारी बातें हो गई। और कोई सा पॉइंट है, मैंने एवरेज टिकट साइज़ के बारे में बोल दिया। और ये लोग भी आगे जाके जो फ्रेंचाइजीज मॉडल है, जैसे इस साल भी अगर आप देखेंगे तो 5 तो इन्होंने आपके फ्रेंचाइज पे दुकानें खोली हैं अभी इस Q1 में, तो आगे भी ये लोग बोल रहे हैं कि ओवरऑल जब ईयर एंड होगा तो 10 से 12 दुकान जो है वो फ्रेंचाइज